लेकिन परंपरा की परिपाटी है और हो सकता है कुछ नए सदस्य जुड़े हों मंच से आज के लिए। तो मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मैं मनीष माले, ग्राम मुक्त्यारा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन का निवासी हूँ। एक मध्यम वर्ग किसान परिवार से हूँ। मेरे दादाजी लोकतंत्र सेनानी रहे हैं जनसंघ के समय से। और मैं फ़िलहाल मैं अपने टैक्स कंसल्टेंट के पेशे के साथ में मुख्य रूप से खेती कर रहा हूँ। और जहाँ तक आज का सवाल है, तो वैसे अनुभव तो मंच पे जो हैं, नर्मदापुरम की टीम है, योगाहर परिवार है। अब मैं इसको कार्यक्रम नहीं बोलता हूँ, मैं योगाहर परिवार ही बोलता हूँ, बोलने में वही आता है, चर्चा भी होती है। तो हाँ, वैसे तो बचपन तो मालवा की माटी में बीता है। कुछ इंदौर के पास की जन्म हुआ था। उसके बाद 5 साल वहीं पे मामा जी के यहाँ पर रहा। और शायद खेती को लेके अंकुर वहाँ फूट चुके थे। अ, उस समय वहाँ रहने के बाद में माता जी वहाँ से अपने घर यहाँ निमाड़ आ गए। निमाड़ में शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद में 12th के बाद से ही जो पढ़ाई थी वो समझ नहीं आ रही थी। वैसे पढ़ने में तो वेल एंड वेल थे। इकोनॉमिक्स में जिले में टॉप किया था। पर फिर भी मन तो दूसरी तरफ चल रहा था। और कह सकते हैं कि परिवार दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा था, क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक थे। तो उस परिवार की इच्छा थी कि आगे पढ़ें। तो फिर बड़वा कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद में बड़वा में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद लगभग छोड़ने का मन बना लिया था। पर हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं महाले जी, उनका मानना उन्होंने माना नहीं और इंदौर जाके मेरा सीए के लिए फॉर्म भर दिया। सीए की एंट्रेंस एक ही बार में हिंदी बैकग्राउंड होने के बावजूद वहाँ सिटी के बच्चों के साथ में कॉम्पीट करना और एक बार में निकालना, वैसे इन जनरल नॉर्मल बात है, पर मेरे लिए एक अचीवमेंट उस समय हो गया था। तो पढ़ाई में मन लगने लगा कि नहीं, अपन कुछ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट किया, फाइनल के एक ग्रुप को क्लियर किया। फिर पिताजी का डिप्रेशन की वजह से देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी खेती बाड़ी की आ गई। मतलब फाइनली जहाँ जाना चाहते थे वहाँ बाय नेचर प्रकृति लेके आ गई। वैसे वो होना नहीं चाहिए था पिताजी के साथ जो हुआ, पर ईश्वर की इच्छा के आगे सबके हाथ टिकते ही है। यहाँ आने के बाद में जो पहले तो पिताजी के जो परंपरागत ढर्रे थे मेरे, उनसे पहले भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी अनबन रहती थी कि आपके जो तरीके हैं वो हो सकता है उन्होंने जब से हाथ में चीज़ ली थी, जब उनको मिली थी, तो उस समय वही चीज़ सही रही होंगी उनके हिसाब से। पर बाकी मैं जो चीज़ें पढ़ रहा था, जिन चीज़ों को देख रहा था, मैं काफ़ी छोटी उम्र से, लगभग जब मैं शायद छठी या सातवीं का ही छात्र था, उस समय से राजीव दीक्षित जी को सुन रहा था, देख रहा था। और उस समय मतलब क्या सरकार के दबाव थे या कुछ रीजन थे, राजीव दीक्षित जी के कार्यक्रम आप दिन में नहीं देख सकते थे। रात को 11 बजे के बाद अलाउड थे, जो चैनल वालों को परमिशन भी थी, और वो भी शायद एक आस्था चैनल पे ही आते थे उनके कार्यक्रम। तो वहाँ से सनातन संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ, हमारी परंपराओं के साथ, हमारी खेती के साथ जो षड्यंत्र हुए, वो चीज़ें से अंतरात्मा के चक्षु खुले। बस उसी दिशा में पढ़ना, सोचना, सर्च करना, ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। फिर जे भी खेती करने का मन बना ही लिया था। मैं लोगों को तो लगभग 7 या 8 साल से जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। पर अभी मेरा खुद का, जब मेरे हैंड ओवर आई है धरती माता मेरे घर की, तब मैंने अपने यहाँ पे शुरुआत, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने 10 मिर्ची के पौधे से की थी। और वो भी पापा ने खेत में जगह नहीं दी थी उस समय। मेड़, हमारे यहाँ पे मेड़ें काफ़ी चौड़ी हैं। समझ लो कि आप कभी चारों मेड़ों को मिला लोगे तो आपकी 4-5 बीघा ज़मीन निकल जाएगी। तो मेड़ का एक कोना साफ किया, उसमें 10 से 15 पौधे मिर्ची के लगाए। और उस समय कुछ जैविक खेती का ज्ञान तो था नहीं,
पर ये पता था कि गौमूत्र में कुछ ताकत होती है। उसी को बेस बना के और काम चालू किया। मिर्ची खराब भी हुई, उस पे फिर प्रयास किया। मतलब 2-3 महीने एक बच्चा कैसा कि किसी किसी खिलौने को ले लेता है, उसको तोड़ता है, उसको जोड़ने की कोशिश करता है, बस उसी तरीके से वो क्रम चलता रहा। और फाइनली जैसे ठंड का सीजन आया और मैंने फिर गौमूत्र उसकी गुड़ाई करके और वो करा, और मुझे जब रिजल्ट निकले 3 महीने बाद, मैंने सोचा कि परेशानियां तो आई हैं, लेकिन यदि पौधा जीवित है और पौधे में फ्लावरिंग आई है, मतलब अपन जिस दिशा में है वो सही है, तरीका सही नहीं है। और ऐसे करके वो तो हुआ। फिर ऐसे ही मैंने पिछले साल जो लगभग इम्पॉसिबल चीज़ थी, पर मैंने उस पर जाने की कोशिश की, मैंने प्याज किए थे। प्याज में जब प्याज की रोपनी में से प्याज निकलता है और प्याज खेत में लगता है, उस समय से रासायनिक खाद और केमिकल्स का डलना चालू होता है। तो उसको निकालने के 15 दिन पहले तक, मतलब 4 महीने की पूरी जर्नी में, उसमें दे खाद खाद और सिर्फ खाद ही चलता है। और स्प्रे शेड्यूल से स्प्रे चलते हैं, चाहे बीमारी हो या ना हो। उसको मैंने जैविक पे ले जाने की कोशिश की। कुछ नुकसान हुए थे। खेत जंगल में है, आप मेरे वीडियो पे देखते होंगे, तो जंगल के पास में है खेत। तो यहाँ पर बाहरी पशुओं का और इनका नुकसान होता है। प्याज का आकार थोड़ा सा कम था केमिकल वाले से, पर जब मैंने उसको घर पर रखा तो केमिकल वाला प्याज 2.5 महीने में खराब होना चालू हो गया था, और मेरा ये प्याज 7 महीने तक विदाउट एनी पंखे, क्योंकि प्याज के लिए पंखे हवा की व्यवस्था करनी पड़ती है, एग्जास्ट वगैरह की, विदाउट किसी हवा के व्यवस्था के वो 7 से 8 महीने कट्टे के अंदर टिका रहा, खुला भी नहीं पटकना पड़ा उसको इवन। तो हो चुका था। फिर उसके बाद में वीरेन जी और जो हमारी मुलाकात हुई, चूंकि वो रहते गांव में ही हैं, परिवार से ही हैं, थोड़ा मिलना जुलना कम होता है काम की वजह से, वो उनके काम में लगे रहते हैं, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। तो संगठन के बारे में चर्चा हुई कि अब कुछ करना चाहिए यहाँ। शून्य लेवल पे करने से केवल परिवर्तन हो सकता है, 5 साल 10 साल बाद खुद में आए, तो किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए फिर हरियाणा से जो प्रशिक्षक सर आए थे, शायद नर्मदापुरम की टीम थोड़ी विलम्ब से आई थी कुछ कारणों से, तो वो समय पे आ नहीं पाई थी। हमारा संपर्क सिंधु जी से हुआ, जो हरियाणा से हैं, पुलिस में सेवा दे रहे हैं। उनसे चर्चा हुई कि ऐसी ऐसी, फिर उनका भी पता चला कि वो अ, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किसानों के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं। हमने उनसे निवेदन किया कि आपको एक दिन के लिए, और आप विश्वास नहीं करोगे कि 15 दिन में पूरी रूपरेखा बनी और एक प्रदेश लेवल का कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया, जिसमें नर्मदापुरम की टीम भी थी। दुख इस बात का होता है, वैसे मैं कभी हो सकता है बीच में विषय से भटक जाऊं, और सामने से सवाल यदि किसी का हो, किसी बारे में जागरूक जानना चाह रहे हो जैविक खेती के बारे में, कि किस चीज़ में क्या है, तो प्लीज़ वो एक तरफ से संवाद चलेगा, तो मुझे ऐसा लगेगा सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, क्या पता कोई सुन भी रहा है कि नहीं। सब सुन रहे हैं भैया, सब सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। अतिशय सुंदर मनीष जी अपने अनुभव। और हाँ मैं आगे आदरणीय रविचंद्र मेहरा के भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप भी मनीष जी से सवाल करना चाहेंगे। जी ओम। बंद करो आप। जी ओम। ओम। मनीष जी, जैसे आपने प्याज के संबंध में कहा, जी जो कि एक बड़ी समस्या है प्याज की, कि वो जैसे ही निकालते हैं और रखते हैं तो वो सड़ने लगता है ना। तो इसमें जो आपका अनुभव है वो हमारे ग्रुप को बहुत काम पड़ेगा। और उसका उत्पादन कितना हुआ ये बताएं, और उसकी प्रक्रिया बताएं। उत्पादन में, मेरे उत्पादन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस नुकसान की वजह से हो गया था, क्योंकि जंगल में खेत होने के कारण पास में ही मजदूरों की एक कॉलोनी टाइप या कस्बा है,
वहाँ से पशु खुले छोड़ देते हैं वो फरवरी के बाद, तो थोड़ा सा नुकसान हो गया था, इसलिए उत्पादन में एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा या उसकी आप तुलना भी नहीं कर पाओगे कि वो सही होता है गलत। बाकी उत्पादन लगभग 19-20 था, ज़्यादा अंतर नहीं था, यदि वो नुकसान नहीं भी होता तो। और जी। रखने की कि जैसे ये जो भी प्याज निकलता है, चाहे वो केमिकल का हो या जैविक का, यहाँ पे रखने के लिए एक जाली बिछाई जाती है, नीचे कुछ ईंट वगैरह कुछ बेस रख के, और ऐसे बक्से नुमा वो बनाए जाते हैं रेक। लगभग प्याज के किसान होंगे तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन सभी जगह यही व्यवस्था चलती है। कुछ जगह वो जो सिलेंड्रिकल चलता है, बाकी मैक्सिमम किसान इसी तरीके से प्याज का स्टोर करते हैं। मैंने भी अभी पिछले ही हफ्ते प्याज निकाला है, मैंने स्टोर किया था प्याज 200 कट्टे। तो स्टोर वही तरीका एग्जॉस्ट लगाने का होता है, उसमें एक मैं आपको कब घर अभी फिलहाल तो मैं इस समय जब योगार कार्यक्रम से जुड़ता हूँ तो खेत में होता हूँ। यदि मैं घर पे होता तो वो अभी जो खाली हुआ है वो सिस्टम जिसमें से प्याज निकाल के बेच दिए हैं, मंडी में बेचे थे, वो केमिकल वाले ही थे। क्योंकि अभी पूरी खेती पे तो आए नहीं है, अभी 1 से 1.5 एकड़ के आसपास आसपास खेती पे जा रहे हैं। और हमारा मुख्य फोकस अभी जो आसपास के 14 से 15 गांव के किसान हमसे जो जुड़ रहे हैं, उनसे मुख्य फोकस ही यह है कि एक तो हर 7 दिन में उसको झोला लेके नियरेस्ट कहीं बाजार में जाना पड़ता है सब्जी लेने। तो यदि हम किसान हैं तो ये तो शर्म की बात है कि हम खुद के लिए ही सब्जियां बारिश के मौसम में भी नहीं उगा पा रहे हैं। और दूसरी बात कि कम से कम अभी हम चलो बाहर का नहीं सोचते हैं, तो किसानों को हम अभी अवेयरनेस हम ये चला रहे हैं किसानों में कि कम से कम घर के लिए तो शुद्ध पकाएं। जब उसको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो आगे तो बढ़ेगा, क्योंकि वो कांटेक्ट में रहेगा। और अभी मुख्य फोकस है एक नेटवर्क खड़ा करना है पे कि किसान से उत्पादन करवा के उसको उपभोक्ता तक उचित दाम किसान को मिल जाए जैविक के हिसाब से, उस पर फोकस है दादाजी। जी 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 धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी से निवेदन करती हूँ। जी अपना हैंड राइज है। जी ओम, आज के मुख्य अतिथि को प्रणाम। भाई आपने प्रणाम। ये बताया कि आपने मिर्च बोई थी शुरू में, है ना, 4-5 बीज, वो 4-5 पौधे। जी तो पंद्रह मैंने भी पंद्रह इस बार गमले का बीज, आपने वो सॉरी मिर्च का बीज, खुद का ही बीज आपने गमले में बोया है, और उसको मैं खेत में लगाना चाहूंगी पूरे जैविक तरीके से। पहले भी जी मैंने जी लगाए मिर्च के पौधे, लेकिन उनमें बहुत समस्या आती है, तो आप मुझे बताएं उसके बारे में कि इसकी केयर कैसे करनी है मुझे। जी। जो मिर्च के पौधे आपने गमले में लगाए हैं उनको कितने दिन मतलब बीज ही गमले के अंदर लगाया था या पौधा कहीं उगा के गमले में शिफ्ट किया था? जी जी नहीं, मैंने बीज ही गमले में लगाया है, अभी वो नर्सरी बन रही है, अभी वो मैंने शिफ्ट नहीं किया है। शिफ्ट नहीं हुआ है। कितने दिन का हो गया है वो हो गया है 15-16 दिन का हो गया है। अभी छोटा है वो। हाँ वो थोड़ा छोटा सा है। लगभग वो 4 से 5 इंच का हो जाए, जी 5 इंच 6 इंच का पौधा हो जाए तो आप इजीली उसको किसी भी मतलब ऐसे तरीके से विदाउट डैमेज हुए उसको निकाल के और आप जहाँ लगाना चाहते हो उस जमीन में पहले गड्ढा करके और थोड़ी राख डाल देना। जी तो इन फ्यूचर यदि जड़ से कोई समस्या आनी है वो रुक जाएगी आपकी। और दूसरा वो खाद का काम भी कर देगा, पोटाश की पूर्ति करता है। तो उसकी शिफ्टिंग के समय यही ध्यान रखना कि जो उसके लिए छोटा सा बड़ा जो भी आप गड्ढा बना रहे हैं उसमें आप राख का उपयोग करें। और बाकी यदि अवेलेबल हो तो गोमूत्र। आप कितने पौधे हैं आपके? वो कम से कम मैंने गिने तो नहीं, लेकिन अंदाजा है कि 20 के आसपास हैं। बीसी है मतलब, और लगाना मतलब खेत में है या गार्डन वगैरह है आपका? नहीं मैं नहीं, मतलब वो मेरे को, मैंने एक छोटी सी वाटिका लगाई है अपनी चंदन की, तो अभी हमारे पौधे छोटे हैं, वो तो उनके बीच में लगाऊंगी मैं उनको, और चंदन वो का पौधा तो जैविक तरीके से रखूंगी। जी जी, चंदन का पौधा तो बहुत समय लेगा बढ़ने में, उसके बीच में आप कम से कम 5 से 8 साल तक खेती कर सकते हो। जी जी। तो उसमें वही है कि उसको थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, उसका तना थोड़ा सा कड़क हो जाए, कठोर हो जाए। अभी इस स्थिति में ले जाके लगाने में वही रिस्क है कि पौधा निकल के लग तो जाएगा, चांस तो है लगने के, बाकी
फेल्योर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो नाजुक होता है। कहीं से उंगली से यदि पौधे की जो वो तना आता है वो दब जाता है ना, तो वो डैमेज हो जाता है निकालने हाँ करने में नहीं, या लगाने में। वो मैं जानती हूँ, मैं पौधों से बहुत लगाव करती हूँ, ये तो मेरे को समझ में आता है। आप मुझे जी। उसकी ना आगे वाली तो केयर बताएं। ये केयर के लिए वही है कि उसको लगाने के बाद में उसमें एकदम से गौमूत्र और गोबर पे नहीं जाना है। वो पहले वो जब जड़ पकड़ जाएगा तो आपको महसूस हो ही जाएगा, उसके पत्ते निकलने लग जाएंगे। जी उसके बाद 6 दिन 7 दिन पे उसको एक बोतल में, क्योंकि आपके पौधे कम हैं, तो कम से कम ये जो पानी की बोतल आती है, ये जी बोतल में 1 लीटर पानी के अप्रोक्स आता है, तो उसमें 10% के आसपास गोमूत्र मिला देना। जी और वो उसमें बोतल में कुछ भी एक छेद करके या धागा डाल के वो ड्रॉप से चलने देना 6 7 दिन में, तो आपको पानी की सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाएगी उसमें, और उसको समय से पर्याप्त अच्छा भोजन भी मिल जाएगा, जो आवश्यक चीज़ें उसको चाहिए। भैया, धन्यवाद। एक बात और जानना चाह रही हूँ मैं जी कि बिल्कुल। जैसे गोमूत्र होता है, तो जी, गोमूत्र हमें डायरेक्ट लेना चाहिए या जो जमीन पे गिर जाता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, ज़मीन पे गिरे हुए का भी इस्तेमाल हो सकता है। जी ज़मीन पे गिरे हुए का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट बहुत कम रेयर केसेस में ही डायरेक्ट हाथ में आता है, क्योंकि कोई गौ माता तेज स्वभाव की होती है, कोई शांत स्वभाव की होती है, तो वो संभव नहीं है कि हर कंडीशन में आप डायरेक्ट ले लो। हाँ, जी इसमें थोड़ा जी, सा बहुत बहुत। अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि अभी हम जो काम करवा रहे हैं किसानों से, अभी हम किसानों को मैक्सिमम किसानों से जो चर्चा हो रही है, तो उनके समस्याएं यही होती है जैविक खेती को लेके, कि रोज गौमूत्र कौन कलेक्ट करेगा, गोबर कौन इकट्ठा करके एक व्यवस्थित जगह करेगा। तो हम जहाँ तक संभव है, जिनके खेतों में जगह है और जहाँ से पानी को चलाने की एक पॉइंट फिक्स होता है खेत में, वहीं से पूरे खेत में पानी जाता है। तो हम उसके जो 2 बैल हैं या 2 गाय, एक बछड़ी, जो भी 4 5 पशु है, उसके लिए हम उनको बोल रहे हैं आप छत भले कच्चा बना लो, पर नीचे पक्का थोड़ा सा करके और उसमें एक नाली की सहायता से एक गड्ढा बनवा के, और उसमें उस दिन का पूरा गोबर और उस दिन का मूत्र तो चला ही जाएगा अपने आप, वो उसमें ही जाने दे रहे हैं। इससे जो वो खाद बन रहा है, वो खाद डबल पावर का बन रहा है, क्योंकि गोबर में कार्बन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा उतनी, कार्बन की मात्रा जरूर होती है पर नाइट्रोजन की मात्रा उतनी नहीं होती है जितनी गौमूत्र में। और मैक्सिमम किसान करते क्या हैं कि गोमूत्र को कलेक्ट नहीं करते हैं, गोबर के ढेर जरूर लगा रहे हैं। तो जो खास चीज है, जो मेन क्रक्स है, वो हाथ से छूट रहा है। तो अभी हमने कुछ जगह पे ये प्रैक्टिस करवाई थी, और उस गोबर के रिजल्ट अच्छे आए हैं कपास में स्पेशली। जी जी भाई, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आदरणीय बहन, और मैं आदरणीय मनीष जी का भी अभिनंदन। और मनीष भैया, जो आप जैविक खेती कर रहे हो, वो आपका थोड़ा सा अनुभव बताइए, कितने साल से कर रहे हैं आप? जी। मुझे ये चौथा साल है ये भी खेती शुरू किए को, मतलब खुद से। बाकी तो वैसे अनुभव यदि जैविक खेती का है तो 7 साल 8 साल के आसपास हो गया है करवाने का, और अब करने का 4 साल का हो जाएगा इस बार गेहूं पे जाएंगे हम। गेहूं को भी जैविक तरीके से, क्योंकि पिछली बार वीरेन जी के खेत में हम सफलतापूर्वक बंसी गेहूं और एक वैरायटी और थी देसी सोना मोती, 2 वैरायटियों को जैविक तरीके से किया था, और उनका उत्पादन जो हाइब्रिड वैरायटियों के लगभग पास में पहुंचा था, और गुणवत्ता अति उत्तम थी उस चीज की। अतिशय सुंदर। और आपको कितना उसके प्राइस मिला आपको, जो नहीं, गिफ्ट? हुआ क्या था कि हमने जो बीज लिया था, वो यहाँ इंदौर के पास मांगलिया से दीपक जी हैं, वो भी देसी बीज का काम करते हैं, तो उन्होंने बीज उनसे लिया था हमने बीज। और गेहूं उन्होंने बोला था जो आप, उन्होंने शायद था, और इतना ही सोना मोती का था, तो उसमें उत्पादन उतना ही आया है, 5 7 कुंटल के आसपास। तो उन्होंने बोला था कुछ बीज मुझे दाने वापस करना, ताकि मैं अगले किसानों को ये बीज मुहैया करवा पाऊँ। तो हमने वो जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से था वो रख लिया, और बाकी बीज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न किया, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की थी, इसलिए हम उनकी मदद कर गए।
जी, अतिशय सुंदर। और आपको जो उत्पाद हुआ गेहूं का, तो आपको उसकी आपने क्या प्राइस लगा दी थी? तब आपके यहाँ क्या है रेट गेहूं की, वो गेहूं, कितना मोती? अभी जो प्राकृतिक जैविक गेहूं हम जो बोल रहे हैं, उसकी रेट यहाँ पे बीज के लिए गेहूं का रेट 8,000 है। जो जो दीपक जी हैं मंगले वाले, जो हम आज सब जुड़ के ही काम कर रहे हैं, वो बीज का ही काम करते हैं। और उनका बीज आपके दिल्ली, हरियाणा और लगभग 2-3 स्टेट में और लगभग पूरे एमपी में जाता है। और उनका बीज अभी तक खाने में बहुत कम जा पा रहा है। इस बार भी उन्होंने शायद 200 कुंटल के आसपास का केवल बीज में ही गया है। तो 8,000 के रेट बीज के लिए हैं देसी गेहूं के, क्विंटल पे। जी, 8,000 रुपये, बढ़िया, सुंदर। और मनीष जी, आप अब खेती कर रहे हैं, आप युवा है, उमाशंकर जी, आप अपना आपको वीडियो देखकर। बंद कर लें। उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, आप अपना वीडियो प्लीज बंद कर लें। अब घुमा रहे हैं आप जी बार बार जी, धन्यवाद। जी जी, मनीष भैया, जो आप जैविक खेती कर रहे हैं और आप युवा है और आप एजुकेशन छोड़ के आप खेती की तरफ गए, तो आपको देखकर आपके आसपास के किसान भी आपको देखकर खेती कर रहे हैं क्या? कुछ है उनकी लगन जैविक खेती की तरफ बढ़ने की? मैम मैं हेलो जी। जी, आ अब रही है आवाज, बोलिए। मैं जब तक खेती में नहीं था या अभी हूँ जब तक भी, यहाँ जनमानस में एक मतलब अद्भुत बोल सकते हैं उस चीज को, ऐसी चीज बैठ गई है कि खेती से तो अब हटना है। लगभग आप जिस मतलब इतनी नेगेटिविटी बैठा दी गई है किसानों के दिमाग में और उनके जनरेशन के दिमाग में कि आप 8,000 रुपये महीने की नौकरी कर लो पर खेती मत करो। लेकिन जब मैं इंदौर से वापस रिटर्न होके, वो कुछ कारण कुछ भी बना हो, बाकी मैं आके और आज कर रहा हूँ, तो इससे मेरे आसपास के जो बैकग्राउंड में है, आसपास जो मुझसे परिचित लोग हैं, मेरे से मिलने जुलने वाले हैं, मेरे गांव के भी और मेरे गांव से बाहर के भी, वो सभी लोग डायरेक्टली मुझसे नहीं बोल रहे हैं कि यार ये सही है। बाकी वो चेंजेस थोड़ा, आप मान सकते हो कि 1 से 1.25%, 1.5% के आसपास वो चेंजेस लोग नई जनरेशन में, युवाओं में देखने को मिल रहा है कि नहीं, नौकरी से बेटर खेती है इस मामले में। और मैं एक मंच के साथ में एक मिथक शेयर करना चाहूँगा। पहले मुझे पता चला था, मैंने पढ़ा, उस पर रिसर्च भी की, फिर मैंने प्रैक्टिकल खुद अपने खेत पे उसका, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं एक सिंगल स्थान पे 7 घंटे बैठा रहा हूँ खेत में। बैठने का भी वैसा नहीं है आलकी पालकी लगा के, वैसे बैठने का नहीं, घुटने के बल और कोहने टिका के। दीमक के बारे में कहा जाता है कि दीमक नुकसान करती है। दीमक किसान की मित्र है। आपको शायद ये सुनने में अजीब लगेगा या हो सकता है कि आप मुझे पागल समझोगे, पर बाकी मैंने जो अनुभव किया है, पहले तो पढ़ा था, पढ़ने के बाद मैंने कहा नहीं यार, यदि कोई चीज़ ली है तो उस पर प्रैक्टिकल भी किया जाए। तो मैंने अपने खेत में ऑब्जर्व किया, मतलब उसको वॉच किया। दीमक कभी भी फसल को नुकसान नहीं करती, पहली चीज़ है। और शायद दीमक से फास्ट कोई भी वेस्ट को मिट्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। दीमक 30 मिनट में आपकी मिट्टी को, आपके जो वेस्ट है, चाहे वो पौधे का वेस्ट हो, वो पेड़ का वेस्ट हो, कर देती है 30 मिनट के आसपास। तो दीमक के बारे में ये भ्रांति है कि यार उसके खेत में दीमक है तो फलानी दवा डाल दो, तो दीमक कैसे खत्म करें, मतलब बड़ी चर्चाओं का विषय रहता है दीमक के बारे में। पर मैंने जो देखा, दीमक के पास में आप 2 लकड़ी के गुल्ले पटकोगे, टुकड़े पटकोगे। एक बिल्कुल व्यवस्थित लकड़ी है जो बिल्कुल भी पुरानी नहीं है, नई है, जिसमें जान है, वो लकड़ी पटकोगे। और एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा पटकना है आपको जिसकी कुछ ऊपरी सतह सड़ गई हो, पुरानी हो गई हो, या देसी भाषा में बोलते हैं बरकल हो गई हो, मतलब वो किसी भी काम की नहीं है। इवन आप खाद भी नहीं बन सकता उसका, उस सतह का यदि निकाल के खाद बनाने की भी कोशिश करें तो वो भी नहीं बन सकता है। तो जब मैंने वो करके देखा, पहले तो आंखों से देखा था कि वो पेड़ पे या जड़ों पे या पौधे के पास में कर क्या रही, पर जब करके देखा तो मैंने पाया कि वो केवल, यदि कोई लकड़ी 20% ही वेस्ट हुई है, मतलब खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, गल चुकी, तो केवल वो 20% पार्ट को ही खा के और मिट्टी बनाएगी और जहाँ से अच्छी लकड़ी स्टार्ट हो जाएगी।
वहाँ से वो हट जाएगी। मतलब दीमक कभी भी आपकी फसल को नुकसान नहीं करती है, जो मेरा अनुभव है और मैंने जो प्रैक्टिकल करके देखा है। और अभी इस पे हम थोड़ा सर्च और विश्लेषण, मैंने 2-3 किसानों को और भी बोला है जो पास के थे महेश्वर के। मैंने कहा आप भी इस चीज़ को देखो। अभी मैं इसको पूरी कंफर्म करके पब्लिक डोमेन में डालना नहीं चाहता हूँ, पर बाकी आप भी देखो। मैंने तो कंफर्म कर लिया है कि दीमक नुकसान नहीं करती है, वो फायदा पहुंचाती है, वो वेस्ट को सबसे फास्ट मिट्टी में कन्वर्ट करती है। धन्यवाद। जी जी जी, अतिशय सुंदर मनीष भैया। और मैं आगे आदरणीय हमारे सीएम जी भाई साहब का हैंड राइज है। जी आदरणीय। जी ओम। सदन को प्रणाम। मनीष जी को नमस्कार। मैं जी यह प्रश्न रखना चाहता हूं कि ज़्यादातर हम जो जैविक खेती में जो अन्न का उत्पादन देसी बीजों का करते हैं और जी केवल गोबर गोमूत्र या इत्यादि या इसी तरह की चीजें वो अपने खेत में डालते हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ 1 किलो या 2 किलो यूरिया भी वो अपना डालते हैं जिससे कि उनका खेत ठीक रहे। तो क्या आप भी उस तरह की कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं कि क्या करते हैं? जी ओम, मुझको दादाजी, मेरा ऐसा है कि आपने मेरी 3 साल पुरानी बात मन में वापस जगा दी। हुआ यूं ही था कि जब करने बैठे थे, क्योंकि वो यूरिया का भूत तो लपक के चढ़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं वैसे यूरिया केमिकल है, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पे सब्सिडी का वजन इतना है, और हो सकता है उस सब्सिडी के वजन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट भी यूरिया से किसान को बचाना चाहती है। और वैसे केमिकल है तो बचना तो चाहिए ही सही। गवर्नमेंट का केंद्र बिंदु कुछ और भी हो उसको, उसके लिए यूरिया आप जो बोल रहे हैं, आप शुरुआती स्टेज में यदि जैविक से करने बैठे हैं, और यूरिया लगता गेहूं में तो शुरुआती स्टेज में ही है, क्राउन स्टेज तक 21 दिनों तक। उसके बाद में यूरिया का औचित्य तो बचता नहीं है। तो यूरिया आप उत्पादन को गिरने से बचाने के लिए जरूर कर सकते हैं, पर फिर उस फसल को हम पूर्णतः जैविक नहीं मान सकते ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसी उद्देश्य से पूछ रहा था। तो मैंने कसम खाया हुआ है कि किसी सूरत में अगर 1,000 रुपया कोई उत्पादक हमको यूरिया का दे दे, ये 1 बुढ़िया आप डाल लीजिए, तो भी मैं उसको नहीं छू सकता। इसीलिए मैं पूछा कि और और इसके अलावा आप, भी इससे हम आपका अपने जैविक खेती को हम बढ़ा सकते हैं। आपका पूछना गेहूं के परिदृश्य में सर्वोत्तम भी है, क्योंकि शायद बगैर यूरिया के गेहूं की कल्पना नहीं है। जो अभी जो खेती हो रही है उसमें तो बगैर यूरिया के गेहूं की परिकल्पना नहीं कर सकते हो कि आप उसकी नॉर्मल हाइट ले आओगे और उसमें आप उत्पादन ले आओगे। पर बाकी यदि जैविक पे जाना है तो उसके सब्स्टिट्यूट आप मुझे भी ढूंढना पड़ेंगे, आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे कि उसके सब्स्टिट्यूट कैसे मिले। जमीन को सुधारना पड़ेगा। जमीन सुधरेगी तो हो सकता है कि वो, हाँ आपने मुझे बोला है तो मुझे एक पद्धति याद आई है कि आप यदि गेहूं के साथ में संभव हो सके, बड़ी खेतियों में ये चीजें संभव हो नहीं पाती हैं, यदि आप संभव हो सके तो गेहूं, जैसे आपके एक ट्रैक्टर की सीडिल गेहूं की चली, उसके साइड में आप 2 चांच चने के हाथ से लगवा दीजिए। दलहनी फसलों के, चना हो, उड़द हो, इन चीजों के। तो उसमें क्या, जो जड़ों में गांठ बनती है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, तो वो आपको जैविक खेती में हेल्प जरूर कर सकती है नाइट्रोजन की पूर्ति में। एक गेहूं की, जैसे एक ट्रैक्टर की सीडिल गेहूं की हो गई, फिर 2 चांस चने के हो गए, फिर एक ट्रैक्टर की सीडिल गेहूं की हो गई, फिर 2 चांस चने के हो गए। इस प्रकार से वो जो दलहनी फसल है चना, वो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में से लेके उसकी गांठ में छोड़ती है और गांठ से जमीन में जाता है, तो वो पूर्ति करवा सकती है। मतलब ये सोचो आप 30 से 40%, 50% के आसपास वो मदद करेगी नाइट्रोजन के लिए गेहूं को। जी आपका कहना सही है, लेकिन हमारी तरफ यदि हम चना पिछली बार बोए थे और उसमें लोग चने में पानी ही नहीं देते हैं हमारी तरफ। और पानी जहाँ दिया कि वो पूरा बिल्कुल सूख जाता है, उकट जाता है। तो हम गेहूं जी के साथ यदि लगाते हैं
तो गेहूं जी मेरा तो ठीक है, पानी उसको मिल जाएगा, लेकिन वो उससे तो वो चना पूरा बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित होगा। जी। आप जो गेहूं जो उसमें चने के दो चांस थे या सिंगल ही चांस था? चांस मतलब लाइन, कभी किसी को थोड़ा हाँ, समझ में। लाइन नहीं, पूरे खेत में हमने गेहूं लगाया था। अरे जी चना। लेकिन ये है कि चने में लोग हमारी तरफ कोई पानी नहीं देता है। तो पानी हमने भी नहीं या उसमें पानी की छिड़काव कमी विड़काव है? किया, लेकिन पानी नहीं दिया। अब पानी देने से कभी मान लीजिए किसी तरह से पानी अगर बगल से बह गया तो उतना चना खराब हो जाता है। अच्छा, मतलब या तो पानी की कमी होगी आपके क्षेत्र में, हो सकता है। पानी जी भैया, की कमी नहीं है, पानी। बोल रही हूँ, हमारे यहाँ भी यही है कि चने के खेत में पानी नहीं देते, यदि पानी उसमें चला जाता है तो चना खराब हो जाता है। चना खराब ही हो तो ये देसी चना रहता है या डॉलर चना रहता है? जी देसी देसी है, चना सागर होता से है। मंगा के आकाश चौरसिया तो के। जो किसान हमारे इधर उत्पादन के पर्पज से मतलब व्यवसायिक खेती चने की कर रहे हैं, वो तो प्रॉपर यहाँ पे आपको चने की खेती हमारे निमाड़ में बेड पे होने लग गई है। और इंदौर की मंडी में निमाड़ का प्याज और निमाड़ के चने को 50 पैसे का रेट ऊपर ही मिलता है, क्योंकि यहाँ क्वालिटी आती है गर्मी की वजह से। तो चना जो आप बोल रहे हैं उस तरीके से पहले हमारे यहाँ भी बोया जाता था, जब पानी थोड़ा कम था हमारे यहाँ पे। तो उस समय क्या करते थे, जैसे जितने पानी की व्यवस्था है उतने में तो गेहूं बो दिया। अब जगह बच रही है तो उसमें जितनी जल्दी हो सके, जमीन में नमी है उस नमी का उपयोग लेते हुए और चना बो दो, जो निकलेगा वो निकलेगा वाला काम होता था उसमें। तो आपके यहाँ हो सकता है कि ठंड ज़्यादा पड़ती हो इस वजह से, पर बाकी पानी तो चने में लगता है। बगैर पानी के आप उत्पादन नहीं ले सकते हो। चने के पौधे को हरा रख लोगे, उसमें लेस 20-25% के आसपास फ्लावरिंग भी आ जाएगी, फल भी बन जाएंगे बाकी। और वो अपनी जो नॉर्मल एज है उससे पहले सूख भी जाएगा यदि पानी नहीं देंगे तो। जी, इसीलिए तो मैंने आपसे ये प्रश्न किया, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करके हम भी 4 साल नहीं, से पर 5 साल से कर रहे हैं। आप यदि तो चने यदि में गेहूं पानी ही नहीं देते। पानी आप तो यदि यहाँ खूब उपलब्ध है। गेहूं के बीच में यदि आप जो पाली रहती है, पार बनती है जो गेहूं के दोनों बीच में, उस पाली पे यदि हाथ से लगवाओगे चने को तो उसमें पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी नमी उस पाल में आ जाती है। मिट्टी की जो पाल बनती है उस पाल का पाल पे, मतलब जैसे बेड। में बेड बेड वही बेड नहीं, जैसे अब सिडिल से जो बनती है ना किनारी, जिसके सहारे पानी इधर उधर नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, नाली जैसा, अरे वो उसको हम लोग पार पार बोलते ही हैं। बोलते हैं उसे, किसानी लैंग्वेज में तो पार ही बोला जाता है, लगभग मालवा में भी और निमाड़ में भी। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, जी तो जी जी इन जी। भाषाओं का थोड़ा अब सा हो ज्ञान सकता है नहीं है। आपके यहाँ गेहूं बोने की पद्धति भी थोड़ी अलग हो, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से पद्धतियां चेंज होती हैं। अब हमारे नहीं, यहाँ सीड ड्रिल से ही बोया जाता है। सीड ड्रिल में कहीं पे सीड। वो साइड में मिट्टी की थोड़ी सी पार बनती है कि पानी इधर उधर नहीं हो, पानी व्यवस्थित चला जाए इसमें। हाँ हाँ हाँ, उसको हम उस मेड़ बोलते हैं, छोटी छोटी मेड़। उस पे वो चना पानी लगाने का चलाने के बोल, लिए। मैं उस पे चना तब भी लगा। वो तब भी खराब होगा सर वो। हम लोग के तरफ नहीं होता है अब। हालांकि देसी चना हमने सागर आकाश चौरसिया से मंगवाया था, एक शुद्ध देसी बीज। आपके यहाँ का इन्वायरमेंट चने के लिए नहीं हो, चने को क्योंकि थोड़ा सा हीट चाहिए होती है। हमारे यहाँ भी पानी उतना लगता नहीं है चने में, पर बाकी 2 या 3 बार तो पानी देना पड़ता है। नहीं, हम पानी नहीं लगाए हैं। तो हम लोग के यहाँ चना इसी तरह से होता है, खूब होता है, चने का उत्पादन अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि खराब होता है। हाँ, जी जो जी रोग वोग लगता है उसके लिए छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन जी। बाकी पानी नहीं देते। हमारे यहाँ निमाड़ में तो क्या है कि ठंड भी मालवा के मुकाबले अब कम पड़ती, अब फिर भी थोड़ा सा एक जैसा माहौल हो गया है। वहाँ का मौसम यहाँ का मौसम लगभग समान हो रहा है, क्योंकि निमाड़ एक गर्म इलाका है। तो इस इलाके में होता यूं है कि चना जैसे बो दिया, तो यदि किसी ने सूखे में बोया, सूखे खेत में बोया है, तो पीछे से पानी देना जरूरी है उगाने के लिए। उसके बाद में जब फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग के पहले एक पानी दिया जाता है। आपके यहाँ का जमीन और मौसम ऐसा हो सकता है कि नमी इतनी एब्जॉर्ब रहती हो मिट्टी में कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि चने को पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है वैसे। तू तो सही कर रहा है। बस केवल बोते समय हम लोग पानी भर के, अब ये सूख गया तो उसको जोत के उसमें बना बो देते हैं। हाँ, वो जो जमीन में जो उपलब्ध नमी है उसका उपयोग करते हुए।
जी जी ठीक है जी सर, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय, और बहुत सुंदर संवाद हमारे युगहार परिवार का। और मैं आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य वक्ता जी के साथ आप कुछ संवाद करने का बात करें। जी आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। दिनेश दिनेश भैया, मेरी आवाज आ रही है? चलिए हाँ जी, आदरणीय आवाज आ रही है। मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे 5-7 मिनट दीजिएगा जी, थोड़ी देर बाद ज्वाइन करता जी हूँ। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आदरणीय बहन प्रणाली मराठी जी का हैंड राइज कीजिए। जी आदरणीय प्रणाली जी। ओम ओम। ओम मनीष जी, आपका मार्गदर्शन बहुत ही सुंदर। मेरा एक ही प्रश्न था कि मैंने मिर्च के पेड़ लगाए ना, जी उसको गोबर देती हूँ पतला करके, तो दीमक लगती है उसके नीचे। तो उस दीमक से उस पेड़ को कुछ नुकसान नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, वो केवल मृत जड़ों को ही खाएगी दीमक, आपकी सजीव जड़ों को बिल्कुल भी नहीं खा सकती, उसका नेचर ही नहीं है। और चिंटी के बारे में क्या है आपका के बारे में आप विचार? चींटी, चींटी नुकसान करती है, लाल चींटी होगी शायद, मुझे यहाँ तक अनुभव है। हाँ, लाल चींटी ज्यादा होती है यहाँ। आकार में वो काली चींटी के बराबर होगी और होगी लाल चींटी। हम्म। तो उसके लिए आप राख का उपयोग कीजिए उसमें। राख, हाँ। ओम। तो करेंगे तो निश्चित ही वो उन चींटियों से तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। और पानी यदि गमले में हो तो पानी ज्यादा ना डाला करें, जब तक गमले में सूखने, ऊपर की 1 आध इंच मिट्टी सूखे नहीं तब तक पानी का ज्यादा उपयोग ना करें, क्योंकि गमले में एक इन्वायरमेंट फिक्स हो जाता है तो उसमें फिर जड़ गलन की समस्या आ जाती है गमले के अंदर स्पेशली। और मिर्च के लिए ना यहाँ ज्यादा वो व्हाइट वाला रोग आता है ज्यादा, और वो पेड़ ना मर ही जाते हैं थोड़े दिन के बाद, ऐसा होता है। व्हाइट वाला मैं समझ नहीं पाया, मतलब पत्ते पर भूरापन आता है व्हाइट व्हाइट जैसा? हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा अम, क्या उसे बोलते हैं, मनीबंग जैसा बोलते हैं ना, मनीबंग वो रोग आता है मिर्च के लिए। अच्छी मिर्च, नहीं होती है। हाँ। वो पौधे को ऐसा बिल्कुल अस्वस्थ करके, और जैसे एकदम से आज अच्छा दिख रहा था 2 दिन बाद पौधा बिल्कुल ऐसे लटक हाँ, जाएगा, हाँ, सूख जाएगा से। ऐसा होता है, बराबर है। तो क्या करें इसके लिए? उसके लिए अब आप 10 या 20 पौधों के लिए नीम की खली मार्केट से तो खरीद के ला नहीं सकते। तो आप पास में जहां भी नीम का पेड़ हो, हाँ। जहां पर भी हो, वो नीम की जो छाल हाथ से नहीं निकालना, किसी साधन से निकालना, किसी लोहे के चीज से, करछली टाइप हम्म, जो नुकीली कुछ लोहे की वस्तु हो उससे, तो वो छाल को निकाल के और उसको थोड़ा कूट पीस के, और वो जब पौधा अपन लगाते हैं ना, मैंने जब राख डालने का बोला था, उस समय जड़ में हम्म। दे दी। हाँ। और यदि हमारे उस यहाँ नीम के पेड़ ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ नीम के पेड़ नहीं है ज्यादा, और को निकालने नहीं देगा। वो पत्तों का पानी डाल सकते हैं का? हाँ पत्ते हाँ, के पत्तों। तो का पानी आप बाद में डाल सकते हैं, उस समय तो वो क्या थोड़ा तेज होता है। बेसिकली नीम में जो कड़वापन होता है वो बेसिकली तो जहर ही होता है, हाँ हाँ, ओके पॉइजन ही है। ओके। कि आप ज्यादा मात्रा में ले लोगे तो अस्पताल वाला काम हो जाता है, यदि इंसान भी ज्यादा मात्रा में ले ले तो हम्म। वो उस जब आप पौधा लगा रहे हैं उस समय की बजाय आप उसको, जब हम पानी देते हैं ना, तो हफ्ते में एक आध हम्म बार नीम का पानी जो आप बता रहे हैं ना पत्तों का, वो पानी हम्म उस हम्म। पौधे में डाल भी सकते हैं और उसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। अरे हाँ, ओके ओके ओके। ओ। जी जी धन्यवाद आदरणीय प्रणाली ताई। और मैं आगे आदरणीय गणपत लाल जी से भैया से निवेदन करती हूँ। जी आदरणीय गणपत लाल जी, अपना माइक तो खुला है, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आज आदरणीय पवन सर बुलाए तो कर बोल, दिए। ये सब उनका एक नियम है। आदरणीय गणपत लाल जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है, शायद आप नेटवर्क में नहीं है।
चलिए मैं आपको बाद में बुलाऊंगी। और हेलो, मैं आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आ रही है, अब आ रही है। मैं मनीष जी से पूछ रहा हूँ, ये कौन सी क्वालिटी के गेहूं बोते हैं, और ये मेड़ पे ही दो 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 लाइन इसकी चने की बोते हैं, कौन सी क्वालिटी के चने बोते हैं? डॉलर, देसी? देसी अपना मौसमी, या कांटे वाला भी चल जाएगा। कांटे वाला तो फिर वो सेल्फ डिपेंड वाला काम है उसका, तो वो स्वयं किंग है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, मौसमी में भी नहीं आती। बाकी मौसमी क्या है, सीधा तना नहीं बना पाता है, उसको ज्यादा नहीं, पानी मिलता है तो वो बेल के तरीके से चलता है, तो मौसमी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप प्रिफर करें कि देसी देसी चने पे, जो कांटे वाला चना होता है, आवाज क्योंकि नेटवर्क। हम उसको मुख्य उत्पादन तो मान नहीं रहे हैं, वो तो बाय प्रोडक्ट निकलेगा गेहूं के साथ। जी, धन्यवाद। पूछा मैंने कौन सी क्वालिटी के चने बोते हैं आप गेहूं में? वेराइटी बता रहा हूँ आपको। जी। एक तो देसी में जो मौसमी आता है, मौसमी चना, अच्छा, आपकी या हम मौसमी नीमच को के पास में रहते हैं, नीमच के पास में, नीमच से 20 किलोमीटर दूर। दिक्कत नहीं रहेगी। मौसमी चने में क्या होता है, जब नमी ज्यादा मिलती है तो वो जी। पौधे की बजाय बेल के आकार में चलने लग जाता है। हाँ हाँ हाँ। मतलब मेरे खेत में एक बार मैंने पागल हो दूसरे जाते हैं, पागल चने पागल हो जाते हैं, अपने इधर बोलते हैं कि भिंडई आ गए। आपने जो शब्द उपयोग किया है वो ज्यादा कोई डेफिनेशन देने से अच्छा है, वो शब्द वो पागल हो जाते हैं। हम्म। मैंने उखाड़ा था एक बार इसी तरीके के पौधे को, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने उसकी जड़ एड़ी से दबाई थी, और हम्म। उसका सिरा मेरे सिर से भी ऊपर गया था। हाँ ये हाँ, तो चने वो की फिर चना, उनको उनको तो पानी कम चाहिए ना, तो वो बता रहे थे यहाँ पे अनिल राय जी, तो वो इधर समस्या वो भी होगी, तो उसको कैसे निपटेंगे यूँ? वही वही तो देसी चना बेहतर रहेगा। और जो पाली बनती है अपनी ट्रैक्टर से हाँ पानी हाँ देने के लिए, जो अपन सरी बनाते हैं, सरी बोलते हैं, क्या आपके इधर हाँ, क्या बोलते अपने अपने इधर वो बोलते हैं नाली बनाना, चरी बनाना, जैसे भी क्यारे बनाने। हैं? तो वो पाल पे आप आधा फीट पे या 1 फीट पे, क्या आप यदि आपको पानी चलाते समय उस पर चलना भी पड़े तो चलने में भी दिक्कत नहीं आए, उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और मैं इसको नाइट्रोजन से ज्यादा साफ फसल वाला जो इंटरक्रॉपिंग होती है ना, जी जी। इंटरक्रॉपिंग का बेटर मानता हूँ इस मामले में, क्योंकि वो आपको एक भले 30% पर एक फसल दूसरी खड़ी करके दे देगी गेहूं के साथ में। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे आपके गांव में कितनी सिंचाई करते हैं आप? बस टोटल सिंचाई बताएं। सिंचाई का ऐसा है कि सिंचाई आप क्षेत्र के हिसाब से भी डिसाइड नहीं कर सकते। हम निमाड़ में जहाँ रहे हैं, महेश्वर ये बढ़वा तहसील में, जी यहाँ पर जमीन का आप विश्वास नहीं मानेंगे तो हर किलोमीटर पे जमीन का नेचर चेंज है। हर जी एक जी। किलोमीटर यहाँ पे आपको सड़क की इस तरफ यदि मालवा की जमीन मिलेगी तो उस तरफ निमाड़ की मिलेगी। और यहाँ समतलीकरण नहीं है, यहाँ पे किसानों ने पीढ़ियों से खेत को समतल किया ही नहीं है। वो जागरूकता अब हम फैला रहे हैं कि पहले खेतों को बराबर कीजिए। नहीं, हमारे खेत बराबर है, लेवलिंग में है, लेवल में है, तो फिर हम हमारे यहाँ मैं दो खुद पानी का तीन बता रहा तीन पानी में हूँ, हो जाएगा ही। मेरा एक खेत जो काली मिट्टी है उसमें 3 पानी जी। में गेहूं हो सकते हैं। और एक खेत जो जिसमें चूने जैसे कंकर होते हैं, जिसको चुनककरी मिट्टी बोलते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में। चने तो हो जाएंगे, होएंगे नहीं हो, पर कम नहीं, खाद जो। उसी मिट्टी में सबसे बेस्ट चने होते हैं, जो मैं चुनककरी मिट्टी बोल रहा हूँ ना आपसे, चूने जिससे चूने के दाने जैसे कंकर होते हैं, जिसके अंदर वो सफेद मिट्टी होती है, हल्की सी वो भूरी मिट्टी होती है। इसी जी जी। प्रकार की मिट्टी में यहाँ बेस्ट क्वालिटी का चना होता है इस क्षेत्र में तो। और धन्यवाद धन्यवाद, आप ठीक गेहूं में ठीक है। पानी का पूछ रहे थे, तो गेहूं में हम्म। पानी हल्की जमीन में आप विश्वास नहीं करोगे कि यहाँ कुछ किसान 25-25 पानी भी देते हैं। हाँ, वो सिंचाई जमीन के हिसाब से पानी देते हैं। हाँ, क्योंकि एक तो किसी की जमीन ढलान वाली आ गई, किसी की जमीन बिल्कुल हल्की आ गई, पथरीली आ गई, नीचे मुरम आ गई, उस हिसाब से मतलब होता है। तो पानी का मैं एक बेसिक थंब रूल नहीं बता सकता कि आपको, 3 पानी या 5 पानी, उस हिसाब से। ठीक है साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। आप आपके नंबर दे दीजिए, एक बार कभी बात चर्चा करेंगे तो। जी बिल्कुल, मैं नंबर आपको, अभी तो जी मैं समय नंबर है, मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। जी मनीष भैया, जी मैं जी। आपको नंबर चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। और जी बिल्कुल। नंबर चर्चा परिचर्चा संवाद हमारे किसानों हो रहा है। और मैं आगे आदरणीय श्री पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र के हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर निवेदन करती हूँ, आप आज के हमारे मुख्य वक्ता जी के साथ संवाद करने के लिए
आपका जी स्वागत है जी। जी धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर आज का संवाद जो चने के ऊपर हुआ है। और मेरा ये मानना है कि जो चने की खेती है, क्योंकि ये भारत जो है ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, तो इन सब की जलवायु अलग अलग, मिट्टी अलग अलग, मौसम अलग अलग, पानी की स्थिति अलग और किसान की क्षमता अलग अलग। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा तो हमारे वहाँ नहीं होता है। क्यों? इसलिए है क्योंकि हमारी जलवायु अलग है। तो इसलिए मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि आप अपनी जलवायु को सबसे पहले पहचानें, अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन को पहचानें, अपने खेत की मिट्टी को पहचानें, वहाँ की जो जलवायु का मतलब जो टेम्परेचर है, कहीं पर टेम्परेचर कम हो जाता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी पानी का बैलेंस अलग अलग बढ़ जाता है। तो इसको पहचानते हुए अगर आप अपनी खेती को करते हैं तो इसका आप अपने स्थिति के अनुसार बेहतर रूप से प्रबंधन कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जब हम ऐसी चर्चाएं होती हैं तो हमें लगता है हाँ, सीखने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे आसपास के जो उत्कृष्ट किसान हैं जो किसी भी तरह की खेती कर रहे हैं उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और अगर हम खोज करने चलें कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे विकास खंड में, हमारे तहसील में, हमारे जिले में ऐसे कौन से अच्छे किसान हैं जो एक तरह की खेती कर रहे हैं, चाहे वो चने की कर रहे हैं, चाहे गेहूं की कर रहे हैं, तो इसको आप ढूंढने लगेंगे और पहचानने लगेंगे और उनसे संवाद करने लगेंगे तो इसको आपको और ज्यादा इसका लाभ मिलेगा और आप अपनी जलवायु के क्षेत्र के अनुरूप वहां पर जो कार्य है उसके बारे में आप बेहतर रूप से अपने फसल को समझते हुए वहां पर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने इसको देखा है कई बार। और भारत के तो पहले 14 जलवायु थी, फिर वो 20 जलवायु क्षेत्र हुए, फिर उसके सब जलवायु क्षेत्र 60 निकल के आए, फिर 120 निकल के आए। तो ऐसे हमारे इतनी ज़्यादा विविधता है, इतनी ज़्यादा भिन्नता है। और अभी मनीष जी कह रहे थे हर एक खेत 1 किलोमीटर पर मिट्टी बदल रही है। इस तरह से कहते हैं कि पानी भी हमारा बदल जाता है, तो इस तरह से बोली भी बदल जाती है। तो हमें चीज़ों को समझने के लिए और उसको करने के लिए अपने क्षेत्र में को पहले समझना चाहिए। समझना, पूर्ण रूप से समझ करके उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम को दिखाई देंगे। मैं आज अपनी बात को अभी विराम देना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि रघुवंशी जी अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। साथ में सेठानी घाट से रमेशन मेहरा जी भी कैमरा ऑन किया था। तो मैं रघुवंशी जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे मालूम है आप जल्दी में होंगे और फिर आपका नेट बंद हो जाएगा, फोन बंद हो जाएगा। तो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप भी अपनी बात कह लीजिए, आपके अनुभव। जी सर प्रणाम। ओम, अभी हम राजमुंद्री एयरपोर्ट पे हैं। अभी कल हमने, जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें शेयर की थी, कुछ दुर्लभ पौधे, अति दुर्लभ पौधों का कलेक्शन हमने यहाँ से किया है। मैं अभी सुन रहा था कार्यक्रम जिसमें अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि वो चने की जो हाइट हो जाती है वो मतलब पागल हो जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कभी हम जब जो किसी भी चीज़ की अति जो होती है ना, वो वर्जित होती है। जब हम अति से ज्यादा अगर मीठा खाते हैं तो हमें शुगर हो जाता है। तो वो जो वेजिटेटिव ग्रोथ पकड़ता है उसके लिए हम लोग छोटा सा एक प्रयोग करते हैं कि अगर जमीन में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन है और बाकी उसको पोषक तत्व पूरे मिल रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इंस्टेड ऑफ जैसे आदमी दिशा हम जैसा हमारा जीवन है वैसे ही पौधों का जीवन है। ये प्रूफ हो चुका है कि आप जब कोई धारदार हथियार लेके किसी पौधे के पास जाते हैं तो उसमें से वाइब्रेशन, जैसे हम डर जाते हैं ऐसे पौधा भी डर जाता है। तो उसमें से जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो उसको नोट भी किया है साइंटिस्टों ने, और ये गूगल पे आपको सब मिल भी जाएगा। तो सेम थिंग ऐसा होता है, कभी कभी हमारे जीवन में हम भी रास्ता भटक जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, भूल जाते हैं। तो जब अति से ज्यादा कोई पोषक तत्व मिलते हैं तो वो फ्रूटिंग करने की बजाय वेजिटेटिव ग्रोथ पकड़ लेता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उसकी हमने कई बार ऐसा गया है कि उसकी जो टॉप कटिंग है ना, प्रूनिंग करा देते हैं। आप जैसे एक बार वो जो आजकल तो मशीनें आ गई कि आप उससे प्रूनिंग कर दो। अभी हमने सोयाबीन में रिज बेड पे फार्मिंग की थी, उसमें भी उसने वेजिटेटिव ग्रोथ पकड़ ली। बहुत शानदार पौधा, बहुत सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन वो एकदम बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, जैसे वो भाई साहब बोल रहे थे ना एक शब्द कि इसको ऐसा समझ लीजिए पागलों की तरह बढ़ने लगा। हमने उसकी कटिंग की, वो रास्ता भूल गया, जो वेजिटेटिव ग्रोथ को बंद किया। तो जो नेक्स्ट उसमें से जो साइड से स्प्राउटिंग निकली
जो उसकी ब्रांचेस निकली वो बराबर फ्लावर लेके निकली। तो हम ऐसे अगर किसी की ग्रोथ वेजिटेटिव होने लगे, वो केवल हाइट पकड़ने लगे और फ्लावरिंग को भूल जाए या फ्रूटिंग नहीं आती है, तो उसमें हम टॉप को बंद करके ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने यहाँ से कुछ और अच्छे पौधे और किसानों के लिए जो नई फसल है उसके लिए अभी हमारी यहाँ मैं राजमुंद्री एयरपोर्ट पर हूँ, यहाँ से हमारी फ्लाइट जगदलपुर की है और जगदलपुर से फिर हमें कोंडागांव जाना है। तो जो ब्लैक पीपर पे डॉक्टर त्रिपाठी काम कर रहे हैं काली मिर्च की खेती पे, जिनका उनकी एफपीओ है, तो वो करीब करीब उनका 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, उनका अपना सब कुछ सेव है। तो अभी डॉक्टर त्रिपाठी से मिलेंगे और हमारे किसानों के लिए मैं क्या अच्छा ला सकता हूँ, किसानों के हित में क्या कर सकता हूँ, हमारे किसान कैसे उस पर काम कर सकते हैं। वो एक्चुअली क्या है कि वो जो टीक है ऑस्ट्रेलियन टीक के ऊपर काली मिर्च को ऊपर चढ़ा के काम उत्पादन कर रहे हैं। और बहुत सारा काम उनकी मैडम से भी बात हुई है, उनके यहाँ जो भाभी जी हैं उनसे मैं विगत 1 महीने से संपर्क में हूँ और उन्होंने वेलकम भी किया है, उनसे अपॉइंटमेंट भी बाकायदा हमने लिया है। तो अब वहाँ जाके मेरे एक्सपीरियंस जो भी होंगे, यहाँ से अभी ने पौधे ले लिए हैं हमने, पौधे हमारी गाड़ी से पहुंचेंगे, जब तक 2 दिन की यात्रा हम करके फिर भाई भोपाल 3 तारीख की फ्लाइट है हमारी, तो उससे हम वहाँ पहुंच जाएंगे। अभी मैंने उनसे एक प्रश्न किया था कि जिन किसानों के मेड़ों पे या जिनके पास थोड़ा सा जंगल है, सघन है, तो क्या वो ब्लैक पीपर या काली मिर्च की खेती कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप आइएगा, सारी बातें यहीं पे होंगी, तो मैं वहाँ समझ कर मेरे किसानों के लिए क्या ला सकता हूँ, आप लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। मेरा जीवन आप लोगों के प्रति समर्पित है और बस मैं इसी खोज में रहता हूँ कि हमारे किसानों के लिए कुछ न कुछ ऐसे चीजें आ जाए निकल के, जिससे उनका जीवन स्वावलंबी हो और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसलिए सभी को ओम, मुझे बोलने का समय दिया सर ने और इतने व्यस्ततम समय में से, तो मुझे लगा कि सर ने मुझे आदेश किया है तो आपसे शेयर करना चाहिए। जी ओम। आदरणीय रामकृष्ण जी को सुबह की राम राम। और जी मैं क्षमा चाहता हूँ, इंदौर में कार्यक्रम के बाद आपसे मुलाकात नहीं हुई, कार्यक्रम को वहाँ समेटने में थोड़ा सा समय उधर चला गया और आपका जाना हुआ, जी इसके लिए जी मैं क्षमा चाहूँगा। जी यदि आप मैं कभी क्षमा जी मैं क्षमा चाहता हूँ। महेश्वर या ओंकारेश्वर तरफ आपका आना हो तो बिल्कुल जी आप मुझे एक बार आप जरूर कीजिएगा, आपसे मिलना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा नंबर सर के पास भी है, ग्रुप में भी है, मैं भी आपसे संपर्क करूंगा। आप हम जो अभी एक ऑर्चिड बना रहे हैं कि जी जिसमें किसानों को क्या है, एक ही जगह पे सारी प्रकार की जो है ना दुर्लभ या जो कॉस्टली, मतलब कम जगह में कम मैनेजमेंट में 90% नेचर का 10% अपना, जी समझ रहे हैं आप फार्मूला, 90% नेचर का 10% अपना, ऐसी क्रॉप को ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि हमारे एक मिनट। अभी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हमारे किसान वो अभी अच्छी प्रैक्टिस में नहीं आए हैं कि वो उस तरीके से मैनेज कर लें, तो धीरे धीरे आदमी सीखता है। तो मैं ऐसी क्रॉप को फोकस कर रहा हूँ जिसमें उसको लॉन्ग टर्म, एक बार बो दिया 25 साल फ्री। अभी नाइन ऐसा एक चार्ट बना रहा हूँ और ऐसी क्रॉप जी को हम एक ऐसा ऑर्चिड तैयार कर रहे हैं। तो जी उसमें आप मनीष जी आप नंबर डाल दीजिएगा, या जी सर को भी बिल्कुल। पता है, तो आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा, तो मेरे से आप या ग्रुप पे भी जुड़ जाए। तो जी उसमें तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए भैया आपका स्वागत है, आप कभी आए तो हमारे फार्म हाउस आइएगा, मैंने बहुत सारा कलेक्शन करके रखा है वहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आदरणीय हमारे शरद भैया हैं, शरद भैया के माध्यम से मैं डॉक्टर तिवारी से मिला था अनूपपुर में, जो कि जिन्होंने ककोड़ा की जो फसल होती है उसका सीड बनाना सिखाया था हमें, उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो सिखाया था। और जब सिस्टियर जो एक बहुत दुर्लभ और मतलब विलुप्ति हो गया एक तरीके से, मार्केट में नहीं दिखता, जिसको हम लोग बेजंती बोलते हैं, भगवान कृष्ण का परम प्रिय जिसकी माला बनती है और उसको अनाज में मिला के मोटे अनाज के साथ खाया भी जाता है। तो वो भी ऐसी कुछ चीजें हमने संग्रहित करके रखी हैं। तो आप आइए, आपका हृदय से अभिनंदन है फार्म हाउस पे भी। और सभी लोग तो जानते ही हैं, बाकी जो नए लोग जो जुड़े हैं, डॉक्टर किशोर हैं और सर हैं, सब ने आए हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे दुर्लभ फल भी हैं। मैं एक बहुत अच्छा एक फ्रूट मुझे मिला, मैं यहाँ पे आया, आप लोगों से शेयर करूंगा। उसको बोलते हैं फॉरेस्ट मैंगो, वो पूरे साल भर आता है और मैंने आज उसका वीडियो भी डालूंगा आपको, कि उसको खाया तो उसको खाने में बिल्कुल जो केरी का टेस्ट रहता है उसमें, सुने। तो सर इसके बाद में अभी हमारा फ्लाइट का टाइम हो गया है, तो अभी ये गाड़ी भी आ गई है, तो अभी हमें बैठना है। इसके बाद बाकी बातें फिर मैं आपसे ग्रुप में शेयर करता हूँ। जी ओम, प्रणाम भैया मेरे को रखे कि नहीं? क्या दादू दादू क्या? अरे आपसे 4 पौधे का बोला था, नहीं रख लिए? कौन से वाले? ये बोलो। कौन से कीवी कौन से कीवी वाले? का पौधा, कीवी का पौधा लाना, कीवी कीवी। हाँ कीवी भी है, एवोकाडो भी ले लिया है। और हाँ जी जी दादू से बोल रहा हूँ, दादू इस महीने की सैलरी डाल दो तो और भी ले आऊंगा। हाँ 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 जी हाँ। जी 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 दादू।
जी बिल्कुल राकेश जी ले लिया सैलरी मैंने। सैलरी तो कल आएगी ना, लेकिन जी अच्छा अच्छा अच्छा। सर, हमें आदरणीय पवन सर ने कुछ कहा था और हम लोग जो है नर्मदा घाट पर स्नान कर रहे थे, तो नाम भर सुना है, क्या कह रहे थे वो, यदि पुनः प्रश्न करेंगे तो मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा। जी हो। जी जी, रमेश्वर मेहरा जी, वहाँ सेठानी घाट के दर्शन करा दीजिए सबको, क्योंकि दर्शन कैमरा कराओ ऑन करके तो एक जी। पता लग जाएगा कि आप वहाँ पर हैं। बहुत सुंदर दृश्य था जो आपने दिखाया था। दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब लोग नर्मदा मैया के दर्शन करिए, भगवान का नाम लीजिए सवेरे सवेरे। एक बहुत अनुभव बहुत सुंदर इस घाट का। जी बताइए आगे। सब लोग देख रहे हैं, कौन कौन है ये भी बता दीजिएगा। ये मुकेश जी भी दिख रहे हैं। जी रमेश रमेश चंद मेहरा जी, जी संतोष राजपूत जी, कन्हैया बिसेन, मुकेश जी का हो गया, और मैं मुन्नीलाल यादव, और अर्पण गौर। बहुत सुंदर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर। आपको माँ आपको याद करना ही है, आदरणीय पवन सर। जी जी कह जी, रही बहुत सुंदर। मेरे बेटे को बुलाओ, पवन को कहाँ है। तो मैं आ गया ना, तभी तो मैंने निकला मेरे इसमें से कि यहाँ दर्शन करने हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे कार्रवाई चलिए, जारी रखें। धन्यवाद। सुंदर। और हमारे आज के मुख्य वक्ता मनीष जी के साथ संवाद और उनके अनुभव, और मनीष जी से हमारे मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। घाट पर जो हमारे योगाहार टीम है, उन्होंने वहां से हमें सेठानी घाट से मां नर्मदा मैया के दर्शन भी करवाए। आप सबका जी बहुत रंजना और बहन जी, मनीष जी से शरद मैं भैया। क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी जी जी, शरद भैया। जी मनीष जी, मैं भी आपके इंदौर के कार्यक्रम में गया और हम लोगों की पूरी नर्मदापुरम की टीम गई थी। जी बिल्कुल। लेकिन अभी जैविक और केमिकल में काफी भागदौड़ चल रही है। मैं एक चीज इतने दिनों में समझ पाया, जैसे अपन लोग अगर टिश्यू कल्चर लैब अपन जाते हैं तो वहां जी देखो एक सुक्रोज और एक छोटे से मीडिया से कौन से काम के लिए वो उस पौधे को तैयार कर लेते हैं। वो जी उसको ना कोई डीएपी लगती है, ना यूरिया लगता है, ना ही कोई टॉनिक लगता है, और वो पौधा बहुत अच्छा विकास करता है उसमें, जी, जबरदस्त। और उत्पादन भी आता है उसमें। आपने लैब में देखा होगा, जी और जी, काफी उत्पादन अच्छी भी। जड़ें करती है। ऐसी जी कोई चीज नहीं आ सकती जो जिसमें ना डीएपी लगे, ना यूरिया लगे, ना कोई चीज लगे। हाँ, ऐसे सुक्रोज जो अपन लैब में यूज करते हो, और कोई भी पूरे वर्ल्ड की लैब देख लो आप, यही नहीं, पूरे वर्ल्ड की लैब में सिर्फ एक ही चीज यूज होती है, सुक्रोज, और अच्छा। कोई यूज नहीं। और मीडिया सिंपल सा, मतलब ऐसा कोई मीडिया पूरे वर्ल्ड में टिश्यू कल्चर मैं लैब के अंदर अगर देखी जाए तो सिर्फ दो सिंपल सी चीजें यूज करके वो सुक्रोज। पौधा बना लेते हैं। जी जी, हाँ, मैं तो आपकी फिर बात क्यों को और नहीं पूर्ण करना। अपन लोग क्यों उलझे हैं ये डीएपी, यूरिया, जी, टॉनिक, केमिकल खाना अ, मैं आपकी बात को और पूर्ण करना चाहूंगा कि जो जी आपने टिश्यू कल्चर बोला, वो एग्रीकल्चर की फील्ड में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुई, लेकिन उसका बेस क्या हुआ? प्राकृतिक सुक्रोज। उसका बेस मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेस भी प्राकृतिक ही है। और फिर भी किसान और जो हम माथापच्ची अभी करने में लगे हुए हैं, मेरी तो अभी उम्र भी कम है, अनुभव भी आप जैसे सम्मानीय जनों से काफ़ी कम है, और मैं जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी की अवधारणा से ही आगे बढ़ रहा हूँ, सीखने की परिपाटी को आगे लेके। तो जो आप बोल रहे हैं, बस वही कसक हमारे अंदर भी है कि जब आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी जो आपने बताई टिश्यू कल्चर, उसका बेस जो सुक्रोज है वो भी प्राकृतिक है। वो जो सुक्रोज उसके लिए लेते हैं वो भी प्राकृतिक सुक्रोज ही लेते हैं, वो केमिकल वाला सुक्रोज नहीं लेते हैं। ऐसे हाँ ही जी जी जी
जी, ऐसे ही मैं आपके साथ में एक छोटा, अब समय भी बिल्कुल लगभग पास में है, तो मुझे 2 चीज़ें कंप्लीट करना थी। आपने मुझे ये बात बताई है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बड़वानी ज़िले में एक युवा है बलराम करके, वो बंदा मतलब शायद आज से 15 साल पहले 80-90 हज़ार महीने की जॉब करता था। उसने वो जॉब छोड़ी और एकदम कृषि की तरफ मुड़ गया, और उस समय तो पानी का मतलब भयंकर संकट था खेती के लिए, स्पेशली बारिश आधारित खेती ही थी उस समय बड़वानी क्षेत्र में। तो उसने टैंकरों से कपास की खेती करी है सर। मतलब वो इतना जुनूनी था, मैंने भी उसको यूट्यूब वगैरह पे ही देखा, अभी तक मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है। तो उन्होंने एक वाइसिनोमेटा, जो सुक्रोज जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा उन्होंने अपना एक खुद का प्रोडक्ट डेवलप किया, वाइसिनोमेटा। वो वाइसिनोमेटा क्या होता है, वो पानी में घोलते हैं और एक बिल्कुल जो बोलते हैं ना कुंवारी जमीन होती है जहाँ पे केमिकल नहीं डला हो, उस जमीन पे वो 5 फीट का गड्ढा करवाते हैं, और उस 5 फीट के गड्ढे की जो दीवार होती है, उस दीवार से मिट्टी को लेते हैं पूरी, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट और 5 फीट की मिट्टी पूरी लेते हैं, और उस मिट्टी में उनका जो वाइसिनोमेटा का वो जो उनका जो प्रोडक्ट है उसको ऐड करवाते हैं। तो वो जितने भी, अब है कुछ नहीं, वो वाइसिनोमेटा मुझे जहाँ तक पता है वो सुक्रोज ही है, पर वो बहुत कंसंट्रेटेड सुक्रोज है, जो अदर सुक्रोज जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे बहुत पावरफुल है। तो वो क्या करता है कि उनका कहना ये है कि आप जो ट्राइकोडर्मा, आप जो फंगीसाइड, आप जो डाल रहे हैं वो सब मिट्टी में है, केवल उनको मल्टीप्लाई और उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी संख्या खेत में कम हो गई है। तो वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं उनके उस प्रोडक्ट से। इवन वो इस चीज़ को स्प्रे करने का हर 15 दिन में कपास पे स्प्रे करवाते हैं। और वो जो आपने अभी कटिंग वाला बताया था, किसी सम्मानी ने कटिंग का, चने की कटिंग का, वो कपास में कटिंग विधि चलाते हैं। वो कपास में कटिंग विधि से पौधे को केवल 3 फीट से ऊपर नहीं आने देते हैं, और उत्पादन आपका जो 7 फीट का पौधा है उससे 1.25 या 1.5 गुना उत्पादन लाते हैं। वो अभी फिलहाल में आपके संपर्क में भी, यदि कोई उनसे संपर्क भी करना चाहे तो वो इतने व्यस्त हो चुके हैं फिलहाल में, उनकी पाठशालाएं चलती हैं हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, और वो तमिलनाडु, इवन कर्नाटक, तमिलनाडु में भी जाते हैं। यदि आप यूट्यूब पे कभी बलराम लाइएगा ना मनीष जी, सदन में कभी लाइएगा मैं उनको। बिल्कुल उनसे संपर्क करने की पर कोशिश ये करूंगा। सिंपल सा है, कोई भी टिश्यू कल्चर लैब है ना, वहाँ सिर्फ जी जी जैसे अब हम जी, मीडिया, अभी हम लोग जो मदर कल्चर बना रहे उसमें भी उसमें अगर का यूज हो रहा है, और वही हो रहा है, वही हम लोग शुक्र। तैयार कर रहे हैं। तो वो जी अगर जी और सुक्रोज मिला के अगर पूरी दुनिया चल जाती है, तो फिर जी जी, डीएपी यूरिया में क्यों फंसे, वो ये केवल समझना है बस। सुक्रोज कहने को मीडिएटर है, लेकिन वो मेन प्लेयर हो गया वो 11 खिलाड़ियों में। उसके बगैर टीम नहीं चल सकती वाला काम हो गया। टिश्यू कल्चर के लिए भी देखो, और जो मैं अब आइसिनोमेटा की बात कर रहा हूँ उसके लिए भी। और जो बलराम भाई हैं, उन्होंने ही सबसे पहले एमपी में खेत के अंदर अपने प्राइवेट तालाब बनाया था, जिसको बेस बना के मध्य प्रदेश की सरकार ने बलराम तालाब योजना उनके ही नाम पे शुरू हुई थी वो। जी जी। तो आप कभी उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना भी चाहते हो तो यूट्यूब पे उनके वीडियोज हैं, और बाकी मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा कि अपने मंच पे उनको लाने की। और मैं, अब समय लगभग किन पास में है, मैं अपने 2 प्रैक्टिकल, यदि कोई गाय है सम्मानीय सदस्यों में से किसी के पास या उनके आसपास जिनमें चिचड़ों की समस्या होती है, उसके लिए मैंने एक जैविक फार्मूला तैयार किया है। कुछ चीज़ें मैंने सीखी थी, कुछ अपने तरफ से ऐड करी। उसमें आप 250 ग्राम या आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहो तो इधर इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बराबर मात्रा में नीम की पत्ती, बराबर मात्रा में सीताफल की पत्ती, इनको अच्छा उबालिए। जब पानी आपका 5 लीटर का 2 लीटर बच जाए, उसमें आपका जो 1 हाथ की जो मुट्ठी बनती है, मुट्ठी छोटी होती है और उसको मुट्ठा बनाते हैं, जितना 5 उंगलियों के बीच में नमक आ जाए वो उसमें डाल दीजिए, और आप उस पर पोछे की सहायता से, पंप से स्प्रे करके गाय पे, बछड़ी पे कोई नुकसान नहीं होगा। और आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी जो केमिकल चिचड़े मारने के मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे 200 गुना रिजल्ट है इस चीज़ का। तो यदि कोई गाय का पालन कर रहा है और उसको ये समस्या है, तो इस फार्मूले को बिल्कुल उपयोग में ला सकता है। ये तो बाहर से मारने की हो गई। और गाय के लिए यदि आप सोचते हो कि यार मैं दवा कैसे लगाऊंगा, गाय का नेचर तेज है या ऐसा, तो एक राजस्थान में एक फसल होती है तारामीरा। तारामीरा इंदौर में शायद छावनी के आसपास मिलती है, आपके वहाँ पता कर लेना। तो तारामीरा 2 किलो की मात्रा में 250 ग्राम 5 या 6 दिन आप खिलाओगे तो उससे पशु की डिवार्मिंग, मतलब पेट की सफाई भी हो जाएगी,
अंदर के कीड़े भी मर जाएंगे और बाहर जो जू चिचड़े हैं वो भी सब साफ हो जाएंगे, और उससे पशु का दूध भी बढ़ता है। तो ये दोनों चीजें मैं चाह रहा था कि मतलब अपनी तरफ से ऐड किया, जैविक खेती से थोड़ा बाहर का था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी यदि कोई गाय का पालन कर रहा है उसको ये समस्या आ रही है, क्योंकि एक बार आदमी जैविक में घुस जाता है ना, तो केमिकल की जैसी बात आती है तो उसका मन 50-50 होता है। तो मैंने उसके लिए ये विकल्प दो ढूंढे थे, तो मैंने कहा मंच के साथ साझा किए जाएं। धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छा। मनीष जी, जी गाय की धन्यवाद। सेवा में तो पूरा हमारा योगा लगा हुआ है। हम बताएं आपको कि हम लोग करीब 90 एकड़ में साइलेज उगाते हैं, इसलिए जी गाय जी की चर्चा तो जी। तो कभी भी आप आप ये कर सकते फार्मूला हैं सर। आप ये फार्मूला बड़ी गौशालाओं में भी यदि आपका कहीं मिलना हो और कहीं ये समस्या चल रही हो तो उनके साथ भी शेयर करिए। ये बहुत फायदेमंद चीज़ है, उससे केमिकल की जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरा, पशु पे जो केमिकल का साइड इफेक्ट होता है वो होगा नहीं, भैया क्योंकि ये जो दूसरा दूसरा फार्मूला जो आपने बताया ना, इसे एक बार और रिपीट करिए आप। तारा मीरा करके एक सरसों के दाने जैसे दाने आते हैं, तारा मीरा, तारा जो राजस्थान की फसल है, अपने यहाँ होती नहीं है। अब मैं अपने यहाँ करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस फसल का बेनिफिट बताऊं। मतलब हास्यास्पद तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जो आलसी किसान होता है ना, कि यार 10 बीघा खेती, 8 बीघा बोली, 2 बीघा पड़ी रहने दो। तो ये खेती आप वैसे भी कर सकते हो। इस खेती करने का बता रहा हूँ मैं अभी। तो ये खेती ऐसे कर सकते हो कि आपने 2 बीघा है तो ये 1 बीघा में शायद 3 किलो के आसपास का बीज लगता है। आपने हाँक दिया और इसको बस छीट के आ जाए। एक आध पानी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सूखी ज़मीन है तो देना है, नहीं तो अब लगभग लगभग पूरे भारत में मावठे गिरते हैं। उसको एक मावठा भी मिल गया तो ये पक के खड़ी हो जाती है। ये तो हो गई इसकी फसल। अब आपको मैं दूसरा फार्मूला बताऊं, तो ये तारा मीरा के जो दाने आते हैं उनको 250 ग्राम आप आपके जो सुबह शाम आप बांटा रखते हैं या जो आहार रखते हैं ना पशुओं को, उसमें मिला के या उसमें आटा में कैसे भी तरीके से वो खा ले उसको, चाहे गुड़ का पानी मिला के, आटा मिला के उसको 250 ग्राम 2 किलो की मात्रा में लीजिए एक पशु के लिए। तो 250 ग्राम डेली खिलाना है, तो 7 या 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप वो खिलाते हैं तो उससे पशु पे चमक आती है, पशु का दूध बढ़ता है, पशु की डीवार्मिंग होती है, और पशु के बाहर के जो जू चीचड़े हैं वो सब साफ हो जाते हैं। ये अच्छा जैविक तरीका है पशु मतलब गौ माता को स्वस्थ। जी 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 जी, धन्यवाद। और सुंदर अपने अनुभव, और जो मैं मैं ये आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ आप आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता जी के साथ थोड़ा सा संवाद, और लास्ट में आप यहीं पर विराम देने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी आदरणीय दीदी जी, सादर धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत ही ऊर्जावान रही, और कल आप काफ़ी देर तक प्रयास कर रही थी कि हमारे आज के आदरणीय वक्ता जी से संपर्क हो पाए, और आपकी जो वार्ता संपन्न होगी, और उसी के फलस्वरूप आज आदरणीय मनीष माले जी उपस्थित हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं आदरणीय रंजना जी और आदरणीय मेहरा जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इन युवा अ, वक्ता जी को बुलाया आज, और उन्होंने जिस तरह से अलग-अलग विषयों पे बात रखी है, तो और साथ में कहा है कि अभी मेरी उम्र अभी का पड़ाव वो है कि जिसमें हम सीख रहा हूँ, और अ, आने वाले समय में निश्चित ही ये हमारे देश के लिए भी, हमारे किसान समुदाय के लिए भी, और उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है कि ऐसे युवा किसान आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, खास करके बदलते हुए मौसम में, बदलती हुई जलवायु में, और जलवायु संकट के दौर में। तो ये शुभ संकेत है कि मनीष जी जैसे युवा खेती में आगे आ रहे हैं और अपनी बातों को बता रहे हैं, और जब योगाहार के मंच से ये बातें आगे बढ़ती हैं तो कई दूसरे डायमेंशन भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो बात जी, जो बात अभी आपने आज मुझे मुझे खूब अच्छी लगी। एक बात लगी पागल चना, और दूसरा तारा मीरा। ये खूब आकर्षित करने वाले अ, शीर्षक हैं मेरे लिए,
और जैसे आदरणीय रघुवंशी जी ने बताया है कि अगर हम ऐसी बढ़ती हुई फसलें जिसमें कि पौधे की बढ़वार उनकी लिमिट से ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनको कटिंग से और इस तरह से हम उनका फसल ले सकते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा होने से पौधे बहुत बड़े रूप में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, झाड़ बन जाता है और बेलनुमा संरचना ले लेता है। अगर हम उसकी कटिंग कर लेते हैं तो प्रूनिंग कर लेते हैं तो मेरे ख़्याल से जो उसमें फ्रूट हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और जो प्रूनिंग एरियाज़ में फ्रूट हार्मोन्स का एकत्र होना, ये संकेत देता है कि अब फलन होगा फसलों में, चाहे कोई भी पौधा हो। और इसी क्रम में प्रूनिंग पर अब कभी मेरे ख़्याल से 2 साल बीत गए। एक विशेषज्ञ 1-2 बार आए थे, तो पुनः उनको भी बुलाया जाएगा और जो आज बात कर रहे थे, तो संभवतः उन व्यक्ति या उन किसानों को भी अगर बुलाएँ, तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा आज आदरणीय मिथिलेश बहन जी ने सुंदर योग कराया और योग की कक्षा ऊर्जा के रूप में आज जब आगे बढ़ी आदरणीय मनीष जी ने अ, इस सत्र को सफल किया और इस सत्र की सफलता ये भी सिद्ध करती है और ये भी एक डायमेंशन देती है कि आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, वो पवन की गति से किसानों की भलाई के लिए और किसान समुदाय की भलाई के लिए और इस पर्यावरण की भलाई के लिए यात्राएँ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वो जहाँ भी जाएँगी वहाँ से कुछ न कुछ नई तकनीकी, नई सूचना और नए इनपुट्स लेके आएँगे। तो मैं समूचे योगहार के मंच से आदरणीय रामकृष्ण जी भाई साहब को, उनकी टीम को और आज के वक्ता जी को, आज के वक्ता आदरणीय मनीष जी और आज की योग शिक्षिका आदरणीय मिथिलेश सिंह जी बहन को आप सभी के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जी, आपकी ऊर्जा वेगवान रहे इसी तरह से और हम नए परिणामों के लिए लालायित हैं और नए स्वाद चखने के लिए प्रेरित हैं हर दिन हमेशा की तरह इस योगाहार के मंच पर। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत प्रणाम। जी आदरणीय दिनेश भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बीच में थोड़ा सा बोल रही हूँ उसके लिए अपने रघुवंशी भैया के लिए कि जब आप वहां जाएं काली मिर्च पे जो आप देखें, यदि हो सके तो हमें भी दिखा देना अपने कैमरे के द्वारा। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलकारी हो। धन्यवाद। जी धन्यवाद। रघुवंशी भैया शुभकामनाएं तो ले लो, बोलो तो, माइक खोलो। जी धन्यवाद बहन जी, बिल्कुल। और आपने जो बोला है हम आपके लिए बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे और जो हो सकता है वो कलेक्शन आपके बेहतरी के लिए वो मैं लेके आऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। दिनेश सर भी मांग रहे हैं वीडियो आपसे, दिनेश सर भी। जी आदरणीय भाई साहब भी यात्रा में हैं और शरद भैया आपको आना था यार। क्या रिजर्वेशन कराया नहीं और आना था वो त्रिपाठी से मिल रहे बोला नहीं उनको और कह रहे कि तुमको आना था। चाचा जी बोल रहे तुमने बोला नहीं है उनको। कोई बात नहीं। अब अगली जर्नी अहमदाबाद वाली है, उसमें साथ में चलेंगे। Please store your devices for takeoff and landing. Unauthorized usage or removal of any safety equipment, including life vests and tablets. सदन का टाइम हो चुका है। अब वो तो जब आपका यात्रा में रहेगा ना जब समय, तो अपने आप या तो हम कुछ करने वाले ना आप, जिसको ईश्वर को जहाँ कराना हो, जिसका माध्यम बनाना होता है वो बना लेता है।
एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। इस तरह बात की जाती है। कसने के लिए इस तरह को खींच और पेटी खोलने के लिए 1.5 घंटे के बाद में फिर मैं पहुंच के फिर मैं अपडेट देता हूँ आपको। ठीक है, तो 4 बजे आएंगे वहाँ पहुँच एक मिनट में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको भी, चाचा जी को भी। आपको धन्यवाद यात्रा की शुभकामनाएं दे रहे हैं शरद भैया। थैंक यू, धन्यवाद। जी सर, शुभकामनाएं से बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय दादाजी, मैं कुछ बोलना अब सुनाई नहीं दे रहा है इसमें, ये आवाज बहुत तेज होती है ना टेक ऑफ के टाइम पे। नॉर्मल कॉल लगाता हूँ, रचना हैदराबाद पहुंच गया। जी, खत्म करें क्या मीटिंग? कल नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। 5 मिनट दे दीजिए और खत्म करें। सम्मानित ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। सम्मानित मंच के सभी परिवार के सदस्यगण, मुझसे कल दीदी ने जब संपर्क किया था कि आपको अनुभव शेयर करने हैं, तो मुझे बड़ी झिझक हो रही थी। लेकिन जब आज 1 घंटे की चर्चा खत्म हुई है तो पता ही नहीं चला कि परिवार में कब घुल मिल गए और सहयोग मिल गया। तो इसके लिए मैं पूरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मनीष जी, आपने वहाँ खाना बहुत अच्छा खिलवाया था लेकिन इंदौर में, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इंदौर की टीम खाना खा के बहुत खुश हुई थी आपके। क्यों दादू, बोलो ना। जी हाँ, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल। आपने भोजन पाया था की टीम से? जी। आपकी एक आवाज में पूरी टीम हमारी नर्मदापुरम की इंदौर पहुंच गई थी। इसके लिए तो हम मैं बोल सकता हूँ कि यदि आप आते नहीं, आपसे मिलना होता नहीं, तो शायद इतने बड़े परिवार से मेरा जुड़ना ही नहीं हो पाता। तो इसके लिए तो मैं जीवन भर आपसे आभारी रहूंगा, क्योंकि अब तो जीवन भर सदस्य बने हैं। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया। इंदौर पधारे उसके लिए धन्यवाद। और इंदौर में भी और इसके लिए धन्यवाद है वीरेंद्र वाले जी को, उन्होंने जो है उनसे संपर्क हुआ, उनसे बातचीत हुई और फिर इस कार्यक्रम में हम लोग जो है पहुंचे। जी ओम। बहुत धन्यवाद। और आज के लिए मुझे आपने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं पूरे मंच का आभारी हूँ। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। आपका भी बहुत आभार। हमेशा जुड़े और लोगों को जोड़ें। और जी आज के कार्यक्रम का विश्राम। सभी को ओम। कल नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। जी ओम प्रणाम। रमेश दत्ता जी से मेरा थोड़ा सा अनुरोध है कि आज की रिकॉर्डिंग यदि मुझे उपलब्ध हो पाया व्हाट्सएप पे तो कर दीजिएगा। मैं खुद ऑडिट करना चाहूंगा। मिल जाएगी। जी धन्यवाद। शरद भैया चले गए। प्रदीप राजवर्मा जी से पूछियो कहाँ है? चलेगा फोन लगा। अरे यार, वो फोन तो मैं लगाना और हमसे ही कह रहे हैं, यही तो बात है।